इंसान कभी कभार जिन रिश्तों पर आंख बंद करके इतबार करता है, वही इस तरह हमारे इतबार की धज्जियां बुखेर देते हैं कि यकीन भी नहीं हो पाता कि कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मुझे बेऔलाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा, जिसने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए मेरे साथ ही। मेरा नाम नीलम है। मेरा एक ही बड़ा भाई था जिसका नाम बिलाल था। भाई की उम्र तकरीबन 25 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वो जब भी शादी की बात करता तो अम्मा उसे पूरी तरह से डांट देती और कहती कि अभी अपनी शादी के बारे में मत सोचा कर, तुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अम्मा की ये बात सुनकर भाई गुस्से में अपने कमरे में बंद हो जाता। आए दिन घर में ये झगड़े होते रहते थे और मैं खामोशी से ये सब तमाशा देखती थी। मुझे भाई सही लगता था कि जिसकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक शादी जैसी खुशी नहीं देख सका था। मगर अम्मा का कहना था कि अगर तेरे भाई की शादी कर दी तो फिर वो हमें छोड़कर बीबी का हो जाएगा। तेरा बाप जिंदा नहीं है, इस घर का खर्चा तेरा भाई चला रहा है और फिर मुझे तेरी शादी करनी है। पहले अगर तेरे भाई की शादी कर दी तो सारी जिंदगी इसी दहलीज पर बैठी रह जाएगी और अपनी भाभी की मुलाजमा बनकर रह जाएगी। अम्मा के दिल में ये खौफ कुंडली मारकर बैठा था कि अगर भाई की शादी हो गई तो वो हमारा नहीं रहेगा और हम माँ बेटी रह जाएंगी। मैं अपने भाई से पूरे 8 साल छोटी थी और मेरी उम्र 18 साल की थी। गरीबी की वजह से मेरा रिश्ता नहीं आ रहा था और यही वजह थी कि अम्मा बहुत परेशान थी। वो इसी इंतजार में थी कि पहले मेरा रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए, फिर वो भाई के हाथ पीले कर देंगी। लेकिन ना ही मेरा रिश्ता हो रहा था और ना ही भाई के हाथ पीले हो रहे थे। मैं तो लड़की थी, शर्मो हया की मारी मैंने कभी अपने जज्बात खुलकर किसी से बयान नहीं किए थे। लेकिन भाई वो तो आए दिन लड़ाई झगड़े करता और माँ से कहा कि छोटी के लिए कब तक मुझे भी बिठा कर रखेंगी, मेरी शादी करवा दो, जब उसके नसीब में होगा तो उसकी भी शादी हो जाएगी। मगर अम्मा को ना भाई पर भरोसा था और ना ही आने वाली बहू पर, इसीलिए अम्मा ने हर बार साफ इनकार कर दिया। और जब कभी भाई ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता तो अम्मा छुरी उठाकर अपनी कलाई पर रख देती। सारा किस्सा वहीं सफाचट हो जाता और आखिर में भाई अपने कमरे में बंद हो जाते। अम्मा इस किस्से को हमेशा अपनी चीज समझती भी और उसे लगता कि इस तरह उसने मेरा मुस्तकबिल को महफूज कर लिया। अम्मा बहुत ही मासूम थी, वो समझ नहीं सकी थी कि ये सब करके उसने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में धकेल दिया था। भाई के अंदर जज्बात लावे की सूरत इख्तियार कर चुका था, जिन्हें एक ना एक दिन आतिश फना बनकर फटना ही था। अम्मा मेरे लिए तरह तरह के रिश्ते देख लिए और कई रिश्ते वालों को तो अम्मा ने पैसे भी दे दिए थे ताकि मेरे लिए कोई आला शान घराने का रिश्ता आ जाए। लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था, या फिर शायद हमारे घर के छोटे से दरवाजे पर ही गरीबी ऐसे पहले डेर कर बैठी थी कि कोई अंदर आना ही पसंद नहीं करता था। इसी तरह मैं 25 की हो गई और भाई 33 का हो गया, लेकिन ना ही मेरे हाथ में मेहंदी रची और ना ही भाई के सर पर सेरों के फूल खिल सके। अब भाई ने शादी का जिक्र करना भी छोड़ दिया था। भाई की हरकतें कुछ अजीबो व गरीब सी हो चुकी थी। वो रातों को देर से घर आता, सुबह उठता तो उसकी आंखें सुर्ख होती और वो हमें में से किसी से बात नहीं करता। भाई के अंदाजे से मुझे इससे ज्यादा ही अजीब लगे तो मैंने अम्मा से कहा कि ये भाई को क्या हो गया है। अम्मा कहने लगी कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सब करके तेरा भाई जितलाना चाहता कि हम उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन मैं भी तुम दोनों की माँ हूँ, इतनी आसानी से उसके ड्रामों में नहीं आऊंगी। जब तक तेरी शादी नहीं होती उसका नंबर नहीं आएगा। अम्मा अब भी अपनी जिद पर कायम थी, जबकि मुझे लग रहा था कि भाई के साथ कुछ और ही मामला है। लेकिन मुझे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाई से सवाल जवाब करती। मुझे तो भाई के गुस्से से ही डर लगता था। वो हर वक्त
بہت سخت لہجے میں بات کرتا اور کبھی کبھار تو نفرت سے منہ پھیر لیتا۔ میں ہر دعا میں یہی مانگتی لگی کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کی قسمت بدل جائے اور ہماری زندگی میں خوشیاں آ جائیں۔ اور پھر ایک دن میری یہ دعا قبول ہو گئی۔ میرے لیے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ لڑکی کی عمر زیادہ تھی لیکن اچھی کھاتے پیتی فیملی تھی، اسی لیے اماں کو کوئی اعتراض نہ ہوا اور اماں نے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ اب میرا رشتہ ہو گیا ہے تو بھائی کا رشتہ بھی جلد ہی ہو جائے گا۔ اماں نے ابھی تک بھائی کی شادی نہیں کی۔ ان کی کمائی سے بہت سارے پیسے جوڑ لیے تھے اور اسی پیسے سے کافی اچھی طرح سے میری شادی بھی کر دی تھی۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی تھی۔ میرا شوہر بلال بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے خوشی دلی سے مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا اور کافی حد تک میری زندگی میں خوشیاں آ گئی تھی۔ جب میں زندگی میں آگے بڑھنے لگی تو مجھے یہی فکر ستانے لگی کہ اب مجھے اپنے بھائی کی شادی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے۔ میں نے اپنے سسرال کے کچھ لوگوں سے بھی کہا دیا کہ میرے بھائی کے لیے لڑکی تلاش کرتے ہیں۔ اماں خود بھی لڑکی تلاش میں لگ گئی تھی لیکن قسمت نے موقع ہی نہ دیا اور ایک دن اچانک ہی میری ماں بہت بیمار ہو گئی اور میں اپنے مائکے کچھ دن کے لیے ماں کی خدمت کرنے چلی گئی، لیکن میری ماں نے میری آنکھوں کے سامنے ہی دم توڑ دیا اور میری دنیا ویران ہو گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ اماں اچانک ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ بھائی کام پر گیا ہوا تھا، میں نے اسے فون کر کے بلایا تو وہ فوری سے گھر آ گیا۔ اماں کی تقسیم کا انتظام ہو چکا اور گھر سنوار ہو گیا۔ دھیرے دھیرے سب لوگ واپس چلے گئے اور گھر میں صرف میں اور میرا بھائی بچ گئے۔ اماں کے انتقال پر بھائی بالکل خاموش تھا، نہ ہی میں نے اسے روتا ہوا دیکھا تھا اور نہ ہی بات کرتے ہوئے۔ سب کے جانے کے بعد جب میں نے بھائی سے بات کرنی چاہی تب بھی وہ مکمل طور پر خاموش تھا۔ بلال چاہتا تھا کہ میں واپس اپنے سسرال چلی آؤں لیکن میں بھائی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے بلال سے کہا کہ میں کچھ دن بھائی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، بھائی کا کیا ہوگا؟ میری یہ بات سن کر بلال سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہنے لگے کہ میں تمہارا یہاں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اماں بھی بڑے بھائی کے پاس گئی ہوئی ہے۔ ہم بلال کو کچھ دن اپنے گھر رکھ لیتے ہیں جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی، یہ ہمارے ساتھ ہی رہ سکتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا بھائی کبھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب بلال نے بھائی سے بات کی اور بھائی فوری اس بات کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے گھر میں میں اور بلال ہی رہتے تھے، شاید اسی وجہ سے بھائی کو اعتراض نہیں ہوا تھا۔ خیر بھائی اپنا مختصر سامان لے کر ہمارے گھر شفٹ ہو گیا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں بہت جلد ان کی کسی اچھی جگہ شادی کر دوں گی اور پھر وہ واپس اپنے گھر آ کر آباد ہو سکیں گے۔ میری اس بات پر بھی بھائی بالکل خاموش تھے۔ پہلے تو وہ شادی کے نام پر اچھلتے تھے، شادی کے لیے اماں سے جھگڑا کرتے تھے، مگر اب ان کی زندگی میں اس الفاظ کی کوئی اہمیت باقی نہ رہی تھی، یا پھر شاید اماں کے جانے پر وہ بہت زیادہ غمگین تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ دن انہیں اپنے گھر رکھ کر ان کی خدمت کروں گی تو وہ نارمل ہو جائیں گے اور پھر میں بھائی کو لے کر اپنے گھر چلی آئی تھی۔ میں نے اپنے بیڈ روم کے برابر والے کمرے میں ہی بھائی کو دیا تھا۔ میں پورے 3 دن بعد گھر لوٹی تھی، گھر بکھرا ہوا تھا۔ میں نے صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا اور پھر کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو مجھے بھائی کا خیال آ گیا۔ میں بھائی کو بلانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو وہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بھائی نے اچانک ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، اماں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، تمہاری شادی تو کروا دی لیکن میری شادی کروائے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے اپنی ساری زندگی بس یہی سوچ کر محنت کرتا رہا گزار دی کہ ایک نہ ایک دن میری زندگی میں بھی خوشیاں آ جائیں گی، لیکن اب تو اماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ بھائی کا اندازہ بہت ہی عجیب و غریب تھا، ان کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھی۔
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बहुत गौर से देख रहे हो। मैंने आज से पहले कभी भाई को ऐसी निगाहों को महसूस नहीं किया था, इसीलिए झटक गई और उन्हें जबरदस्ती खाने के लिए उठाकर टेबल पर ले आई। भाई ने 2-4 लुक़्मे ही लिए और उसके बाद खामोशी से बैठे रहे। उनकी नजरें मुझ पर और बिलाल पर जमी हुई थी। बिलाल खाने के दौरान सारे दिन की मसरूफियात के बारे में बात करता था और वो अब भी वही बातों ही में मसरूफ था। उनका ध्यान भाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बार बार मेरी तवज्जो भाई पर जा रही थी। मुझे लग रहा था कि वो मेरे घर में आकर पुरसुकून नहीं है, इसीलिए तो मैं खुद अम्मा के घर में रुकना चाहती थी, लेकिन बिलाल की खातिर मुझे वापस आना पड़ा था। मुझे जल्द से जल्द भाई की शादी के लिए कुछ करना था और उस वक्त भी यही सोच रही थी। रात हुई तो भाई अपने कमरे में चले गए और मैं और बिलाल भी सोने के लिए लेट गए। मुझे गुमसुम देखकर बिलाल पूछने लगे कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्या अम्मा की याद आ रही है। मैंने बिलाल से कहा कि अम्मा को तो जाना था, वो चली गई, लेकिन अब मुझे भाई की फिक्र है। उनकी उम्र हो गई है, अब उनकी शादी होनी चाहिए। मेरी ये बात सुनकर बिलाल कहने लगे कि मेरे ऑफिस में 1-2 लड़कियां हैं जिन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर शादी नहीं की। तुम कहो तो मैं बात करता हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने बिलाल से कहा कि ठीक है, आप भाई के रिश्ते के लिए बात करें, फिर मैं खुद लड़कियां देखूंगी। बिलाल से बात करने के बाद मेरा दिल हल्का हो गया। इसी तरह 2 दिन गुजरे और फिर बिलाल ने ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं परेशान हो गई। वो कहने लगे कि मेरी अम्मा अब कुछ दिन हमारे घर गुजारेंगी। बड़े भाई के घर से वो वापस आ रही हैं। इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि अब घर में मेरा भाई भी रहता था और मुझे डर था कि कहीं मेरी सास कोई इस बात पर इतराज ना करे, क्योंकि ये बात मैंने उन्हें नहीं बताई थी। लेकिन ऐसा ही ना हुआ। मेरी सास को आए 2-3 दिन ही गुजरे। एक दिन नाश्ते पर उन्होंने ऐसी बात कही, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो कहने लगी कि आधी रात को तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे में क्या करने आता है। क्या मैंने चौंक कर अपनी सास को देखा और कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा और बिलाल के कमरे में मेरा भाई क्यों आएगा, और वो भी आधी रात को। बिलाल भी मेरे साथ ही बैठा था। वो हैरत से अपनी माँ को देखने लगा। मेरी सास ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बहू, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारा भाई आधी आधी रात को तुम दोनों के कमरे में दाखिल होता है। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि उसका वहाँ क्या काम है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, मेरा भाई भी नाश्ते के लिए चला आया। उसने मेरी सास की बातें सुन ली थी और वो एकदम ही नाराज हो गया और कहने लगा कि आंटी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरा भला इन दोनों के कमरे में क्या काम है? मैं तो सारा दिन नौकरी करता हूँ और शाम को थका हारा आकर सो जाता हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है तो मैं वापस चला जाता हूँ। भाई बिना नाश्ते ही पलटने लगा तो मैंने फौरी रोक लिया और उससे माजरत करते हुए कहा कि अम्मा को कोई गलत फहमी हुई है, आप बैठकर नाश्ता करें, ऐसी कोई बात नहीं है। बिलाल ने भी भाई को रोका तो वो बैठकर नाश्ता करने लगे। मेरी सास के चेहरे का रंग जरूर उतर गया था। कुछ देर बाद मेरा भाई ऑफिस चला गया और बिलाल भी निकल गया। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, बहू, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, तुम्हारा भाई की हरकतें वाकई कुछ ठीक नहीं है। मैंने गुस्से में अपनी सास से कहा कि आप यहाँ हफ्ता 2 हफ्ते की मेहमान हैं, बेहतर होगा कि घर के मामलात में दाखिल अंदाजी ना करें और खास करके मेरे भाई के हवाले से तो कोई बात ना ही करें। तो मेरी बात सुनकर सास को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि एक न एक दिन तुम्हें अपनी इस रवैये पर पछतावा होगा। और वो अपने कमरे में वापस चली गई और मैं उनकी बात पर हक्की बक्की रह गई थी। न जाने क्या वो क्या कह रही थी और क्या जितलाना चाहती थी। फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लग रहा था वो मुझे धोखा देकर गई है। शाम को जब
ये बात मैंने बिलाल को बताई तो वो कहने लगे कि तुम परेशान ना हो, गर्मी की वजह से अक्सर कमरा खोलकर छोड़ देता हूँ, अब हम कमरा लॉक करके सोया करेंगे। बिलाल की इस बात ने मेरा दिल बहुत दुखाया। मैंने बिलाल से कहा कि क्या आपको भी मेरे भाई पर शक है जो कमरा लॉक करने की बात कर रही हैं? वो कहने लगे ऐसी बात नहीं है, बस जब तक अम्मा यहाँ है हमें ख्याल रखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से खफा होकर जाए। और फिर बिलाल ने कमरा लॉक करके सोना शुरू कर दिया। एक दो दिन सुकून से गुजरे थे कि फिर मेरी सास ने एक नया तमशोशा छेड़ दिया। कहने लगी कि तुम्हारा भाई तुम्हें नशे की दवाइयाँ देता है, पता नहीं वो तुमसे किस बात की दुश्मनी लगा रहा है या फिर क्या चाहता है। मैं और बिलाल दोनों ही मेरी सास के कमरे में बैठे थे। उनकी बात सुनकर मेरे गुस्से से खून खोल रहा था। उन्हें एक नया मसला खड़ा कर दिया था। मैंने बिलाल की तरफ देखा तो अम्मा से पूछने लगा कि ऐसा क्यों कह रही हैं? बिलाल तो बहुत अच्छा लड़का है और वो बेचारा अपनी माँ की मौत पर बहुत सदमे में है। हम लोग तो उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, जल्द उसकी शादी कर देंगे। मेरी सास कहने लगी मैं तुम लोगों की नेकी पर शक नहीं है, लेकिन बिलाल की तरफ तरीका कुछ ठीक नहीं है। पहले वो आधी आधी रात को तुम दोनों के कमरे में आ जाता था और कल रात मैंने उसे खुद तुम दोनों के दूध में दवाई मिलाते हुए देखा। सफेद रंग का पाउडर था। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो तुम दोनों को नशे की दवाई दे रहा है। अम्मा की यह बात सुनकर बिलाल ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगा कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? अम्मा झूठ तो नहीं कह सकती, यकीनन कोई बात होगी। बिलाल को अचानक ही अम्मा की बात पर यकीन आ गया था। मैंने बिलाल से कहा कि कुछ तो होश करें, अगर उसने नशे की दवाई होती तो हम दोनों होश में कैसे बैठे होते? यकीनन अम्मा को कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी सास कहने लगी बहू मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन इतनी भी पागल नहीं हूँ कि आंखों के सामने का मंजर ना देख सकूं। तुम दोनों को एहतियात करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि इसके साथ कोई मसला है। सास की ये बात सुनकर बिलाल एकदम गुस्से में उठा और भाई के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ती वो भाई के सामने जा खड़े हो गए और कहने लगे कि तुमने रात को हमारे दूध में क्या मिलाया था? बिलाल की ये बात सुनकर भाई परेशान होकर बिलाल को देखा और कहने लगे कि मैं क्यों आपके दूध में कुछ मिलाऊंगा? आपको यह गलत फैमिली क्यों हो गई है? बिलाल गुस्से में कहने लगे कि मेरी माँ ने मुझे बताया है और उन्होंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से ये हरकत करता देखा है। पहले तुम चोरी छुपे रात को हमारे कमरे में आते और आप हमारे दूध में कुछ मिलाकर हमें दे रही हैं। हम तो तुम्हारा भलाई सोच रहे थे, तुम्हें यहाँ लाए थे और तुम हमारे ही दुश्मन बन गए हो। भाई ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगे मैं अभी और इसी वक्त अपने घर जा रहा हूँ और आइंदा मुझे अपना भाई ना कहना। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी खुशियाँ कुर्बान की और देख लो आज तुम्हारा शोहर मुझे ऐसी बातें सुना रहा है। ये चाहता ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं, इसीलिए मुझे निकालने के लिए ये तुम्हारी माँ बेटे इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई ने गुस्से में सामान समेटा तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, मगर बिलाल कहने लगा कि इसे जाने दो, आप इसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा। मुझे बिलाल से इस रवैये की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी, इसीलिए मैंने गुस्से में कहा कि अगर मेरा भाई यहाँ नहीं रह सकता तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी। अगर आप मेरे भाई पर एतमाद नहीं कर सकते तो मैं आप पर कैसे एतबार कर लूँ? बिलाल गुस्से में कहने लगे ठीक है, फिर तुम भी अपने भाई के साथ ही निकल जाओ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? जिस दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी तुम्हें खुद होश आ जाएगा। बिलाल की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे भाई से कहा कि मैं भी आपके साथ चल रही हूँ और फिर अपना मुख्तसर सामान लेकर मैं अपने भाई के साथ चली आई थी। मैं बिलाल से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का रवैया अख्तियार कर लेगा अपनी माँ की बातों में। अगर वो ना सिर्फ अपनी माँ की बातों में आकर
वो ना सिर्फ मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाए बल्कि उसी तरह की अज़ियत भी कर रहेंगे। मैंने भाई से कहा कि मैं खुद आपकी शादी करवाऊँगी और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेंगे, जो कि आप ये डिज़र्व करते हैं। मैंने अपने दुखों को भुलाकर भाई के लिए लड़की देखना शुरू कर दी थी। मैं सारा दिन घर के काम-काज करती और शाम को लड़की देखने के लिए निकल जाती और फिर काफ़ी दिनों बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई। वो बहुत ही अच्छी थी, थोड़ी उम्र वाली थी लेकिन खूबसूरत थी। जब मैंने भाई को उसके बारे में बताया तो भाई ने साफ इनकार कर दिया और ऐसी बात कही मैं हैरान रह गई। वो कहने लगे कि अब शादी मैं नहीं करना चाहता। मैंने गुस्से में भाई से कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने आपके लिए दिन रात एक करके लड़की तलाश की है और फिर आपकी खातिर मैंने अपना घर छोड़ दिया। आप शादी नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? भाई मुस्कुराकर कहने लगे कि मैं अकेला तो नहीं हूँ, अब तो तुम भी इसी घर में मेरे साथ ही हो। हम दोनों मिलकर सारी जिंदगी गुजार सकते हैं। भाई की ये बात मेरे आसमान सर से गुजर गई। मैंने कहा कि आप हमेशा शादी के लिए शोर डालते थे, अब जब लड़की मिल रही है तो क्या परेशानी है? भाई कहने लगे कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता था, उसकी शादी हो चुकी है। मैंने अम्मा से बहुत कहा था कि मेरा रिश्ता कर दें, लेकिन अम्मा ना मानी और उस लड़की की घर वालों ने उसका कहीं और रिश्ता कर दिया। उस दिन के बाद मैंने दोबारा शादी की बात ही नहीं की और ना ही तुमसे कहा कि मेरे लिए लड़कियां तलाश करो। ये तो तुम ही थी जो मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे तो शादी ही नहीं करनी। भाई की ये बात पर मैंने हैरत से पूछा, फिर आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे तो लगा था कि बस कुछ दिन की ये बात है, इसीलिए मैं आपको अपने ससुराल ले गई थी। मेरी ये बात पर भाई ने ऐसी बात कही, मेरे सर पर आसमान फट लगा। कहने लगा कि मैं तुम्हारे घर इसीलिए गया था ताकि तुम्हें बता सकूं कि जब मनपसंद चीज़ छिनती है तो कैसा महसूस होता है, कैसी तकलीफ होती है। तुम्हारी खातिर अम्मा ने मेरी शादी नहीं की और मुझे से मेरी मोहब्बत दूर कर दी और तुम्हारे बिलाल के साथ रुखसत कर दिया। तुम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगे और तुम्हारे जज्बात और एहसासात के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अम्मा इस दुनिया से गई तो मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। तुमने मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतने ही वक्त तक निभाने की बात की जब तक मैं शादी ना कर लेता। मेरी खातिर तुमने सारी जिंदगी अपने कुर्बान नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। बस इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं अब तुम्हें और बिलाल को एक साथ रहने नहीं दूंगा। तुम्हारी सास ने ठीक कहा था कि मैं दूध में तुम दोनों को कोई दवाई मिलाकर देता था, लेकिन वो बे औलाद की थी। मैं चाहता था कि तुम दोनों को भी कभी औलाद ना हो और तुम दोनों भी सारी जिंदगी खुशियों के लिए तरस जाओ, लेकिन तुम्हारी सास ने मुझे देख लिया और मेरा काम आसान हो गया। हमेशा के लिए ही नहीं, उन्होंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया। अब तुम भी मेरे साथ तन्हाई की जिंदगी गुजारो ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि मुझ पर कितना बड़ा जुल्म किया गया है। भाई की ये बात सुनकर तो मुझे लगा था कि मेरे अंदर जान ही नहीं रही। वो मुझ पर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते थे, जबकि मेरा तो कोई गुनाह भी नहीं था। मैंने माना था कि अम्मा ने उनकी शादी नहीं की और ना ही बहुत सी खुशियों को मेरे बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कुर्बान किया था, लेकिन ये अम्मा का फैसला था, मेरा नहीं। मेरे भाई ने तो मुझे बे औलाद के लिए ना जाने किस किस्म की दवाई खिलाई थी और ये सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि वो रातों को मेरे कमरे में आकर हम दोनों को देखा करते थे। मैंने रोते हुए भाई से कहा कि एक भाई होकर आपने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया। वो कहने लगे कि मैं भी एक इंसान हूँ, जो मेरे साथ इतनी ज्यादती होती है तो मैं कैसे किसी दूसरे को माफ़ कर सकूं। मैंने अपना सामान उठाया और भाई को अलविदा कहकर वापस अपने ससुराल चली गई। मुझे देखकर बिलाल बहुत खुश हुआ और मोहब्बत का इजहार करने लगा। मैंने बिलाल को अपने भाई की सच्चाई नहीं बताई और ना ही बताया कि वो दूध में हमें क्या मिलाकर पिलाता रहा था।
मुझे आए हुए अपने ससुराल में साल होने वाला है। मैंने दोबारा अपने भाई से कोई तल्लक नहीं रखा, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा दुख इस बात का है कि अब तक मेरे घर औलाद नहीं हुई। मैंने और मेरे शौहर ने तरह-तरह के इलाज करवा लिए हैं, लेकिन सब यही कहते हैं कि मेरे पास अब बच्चा नहीं हो सकता। कभी-कभी माज़ी को पलट कर देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि मेरे भाई ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए अपने हाथों से मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी गोद खाली कर दी, सिर्फ इसीलिए कि उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ नहीं मिल सकेंगी। उसने मेरी खुशियों को आग लगा दी। क्या कोई भाई ऐसा भी कर सकता है? लेकिन कहीं न कहीं उसमें गलती मेरी माँ की है, जिसने बेटी का मुस्तकबिल हिफाज़त करने की खातिर बेटे की खुशियों को ख्याल नहीं किया। अगर मेरी आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए।